अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क एंगुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई फंडामेंटल टॉपिक है। टॉर्क के बारे में कहा करते हैं कि टॉर्क एंगुलर मोशन में अपना वही किरदार अदा कर रहा होता है जो फोर्स अपना किरदार लीनियर मोशन में अदा करती है। तो फोर्स के बारे में हम लोग कुछ उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। आम रूटीन में हम लीनियर मोशन को ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं। तो जितनी फोर्स की अहमियत है एग्जैक्टली उतनी अहमियत टॉर्क की है इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। तो आज हम एंगुलर मोशन को यूँ समझें कि इंतहाई फंडामेंटल हम एक टॉपिक टॉर्क को स्टडी करें। तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में टॉर्क को देखें। टॉर्क या इसको बोल देते हैं ये मूवमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। टॉर्क की डेफिनेशन हम क्या लिख देते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या हम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म आर एंड फोर्स एफ इज कॉल्ड टॉर्क। यानी टॉर्क को हम क्या लिख देते हैं? टॉर्क को टा से शो करते हैं। टा यूं करके लिखते हैं टा, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। अगर आप इसको एफ और आर, एफ क्रॉस आर लिखेंगे तो वो गलत होगा। जैसे ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन। तो यहाँ इस टॉपिक में हम दो चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास आर एफ साइन थीटा, ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है, और दूसरा एन हमारे पास क्या है? ये उसकी डायरेक्शन। यानी इस टॉपिक में हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग-अलग डिस्कस करना। अगर हम सिंपल फिज़िक्स में देखें, जो हम बेसिक फ़िज़िक्स में चीज़ें पढ़ते हैं, अगर कोई ये सिक्रीव है, हम इस सिक्रीव को ओपन करना चाहते हैं, ये इस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करता है, ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। हम यहाँ पे सिक्रीव ड्राइवर लगाते हैं उस पर, जो ही सिक्रीव ड्राइवर लगाएंगे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी घूमता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको आप एल कहें, इसको आर कहें। तो आम बेसिक फिज़िक्स में हम टॉर्क को क्या लिखते हैं? एल इंटू एफ, क्योंकि इसमें थीटा क्या हो जाता है? वो 90, फोर्स और लेंथ के दरमियान ये एंगल 90, साइन 90 1 आ जाता है। इसलिए हम सिंपल फिज़िक्स में टॉर्क को यूँ लिख देते हैं। ये इसका स्पेशल केस है, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा थीटा हमारे पास 90 हो, हम उसको जर्नली डिस्कस करते हैं। अगर कोई बॉडी हमारे पास, यहाँ पे कोई एक रिजिड बॉडी है, अब ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर सकता है। हम यहाँ पे फोर्स यूँ लगाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम ऐसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं हम। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगती है, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है। इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कह देते हैं, ये क्या है हमारे पास? आर। ये मूवमेंट आर्म है। आर और एफ का आपस में एंगल कितना है? आर की ये डायरेक्शन है। जो एंगल होता है, एंगल हमेशा वेक्टर्स की डायरेक्शंस के दरमियान लिया करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में ये एंगल कितना आ जाएगा? ये थीटा। अब पहले केस में अगर हम देखें
मैं टॉर्क की मैग्नीट्यूड को लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आर मल्टीप्लाइड बाई एफ साइन थीटा। फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं कि फोर्स का साइन कंपोनेंट कौन सा है। पहले केस में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन खींच देता हूँ यूँ, यहाँ से ये लाइन आ जाती है। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा। एफ को रिजॉल्व करते हैं, ये वेक्टर एफ है, एफ के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये एफ का साइन कंपोनेंट, ये वाला जो इस डायरेक्शन पे है, और ये क्या बनेगा एफ का कॉस कंपोनेंट। तो इस केस में देखिए फार्मूले में एफ साइन थीटा आ रहा है, और एफ साइन थीटा कहाँ पे है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का वो कंपोनेंट जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। हमारे पास ये एक मेथड है, हम इससे मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। अगर हम दूसरे मेथड में देखें, टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या है, आर एफ साइन थीटा। हम इस आर एफ साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, अब जो साइन थीटा है मैं आर के साथ लिख देता हूँ, एफ की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट आर्म को आर को रिजॉल्व करेंगे। वही डायग्राम उठा के दोबारा बनाते हैं। हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे ये फोर्स लगती है, ये वही केस है। अब ये इस पॉइंट पे फोर्स लगती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके दरमियानी फासले को हम क्या लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं ये आर है। और आर और एफ के दरमियान, आर की डायरेक्शन ये है, आर और एफ के दरमियान आपस में एंगल क्या आ जाएगा, ये थीटा। अगर मैं इसी फोर्स की लाइन को पीछे एक्सटेंड करूं, या इसको मैं यूँ देख लेता हूँ, मैं आर का इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींचता हूँ, ये एक लाइन है जो उसके उस लाइन के पैरेलल है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो फिर लाजमी बात है ये एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा। हम इस आर को रिजॉल्व कर रहे हैं, थीटा के सामने वाला क्या बनेगा, आर का साइन कंपोनेंट, और ये क्या बनेगा, आर का कॉस कंपोनेंट। तो देखिए फार्मूले में क्या आ रहा है, आर साइन थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट आर्म। कौन सा कंपोनेंट, आर साइन थीटा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फोर्स की ये लाइन है, आर साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर यूँ पड़ा है। तो इट मीन्स कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट आर्म विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हमने ये दो मेथड यूज़ किए। एक में हमने लिखा है कि हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, और दूसरी उसकी वो डायग्राम है। दूसरे केस में हमने लिखा है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मूवमेंट आर्म का ये आर साइन थीटा वो कंपोनेंट है विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स। एक में हमने फोर्स को रिजॉल्व किया है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई किया है। दूसरे केस में हमने मूवमेंट आर्म को रिजॉल्व किया है, मूवमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड से मालूम करके दोनों केसेस में हमने ये आर साइन थीटा मालूम किया है विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब ये एक डिस्कशन होगी। दूसरी डिस्कशन है हमारी एन, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स में जानते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का प्रिंसिपल एक बुनियादी प्रिंसिपल है जिसको हम बारहा फिज़िक्स में अप्लाई करेंगे। और उसके मुताबिक ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट होता है
वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स टार्क इज परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर एंड टार्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। वो हमेशा, अगर बॉडी यूं पड़ा है, मोमेंट आर्म इधर है, फोर्स इधर है, टार्क इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर होगा। अगर बॉडी यूं घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टार्क की डायरेक्शन अपवर्ड और अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। टार्क की डायरेक्शन किधर होगी? अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टार्क को लिखूं, डायरेक्शन ऑफ टार्क किधर है? परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू एफ, along the axis of rotation। जैसे पंखा है, पंखा रोटेट करता है तो पंखे की एक्सेस यूं होती है, बॉडी यूं रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थीटा भी पॉजिटिव लेते हैं, उसी डायरेक्शन में जो एंगुलर मोशन में तमाम वेरिएबल है उनको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बॉडी यूं रोटेट करेगा, टॉर्क पॉजिटिव और अपवर्ड। बॉडी यूं रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, लेकिन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वो बॉडी रोटेट करता है। यानी टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर, परपेंडिकुलर टू फोर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द आर एंड एफ आर लाइंग, एंड इट इज़ ऑलवेज अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये टॉर्क की डायरेक्शन है। अगर हम टॉर्क के यूनिट्स पे आ जाएं, हम उसके यूनिट्स को लिखें, उसकी डायमेंशन को लिखें, तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, साइन थीटा कोई यूनिट नहीं रखता, तो टॉर्क के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? न्यूटन मीटर। अगर इसको बेस यूनिट्स की शक्ल में लिखें, आप इसको ये लिख सकते हैं, ये दोनों टॉर्क के ऐसे यूनिट्स हैं। अगर टॉर्क की मैं डायमेंशन को लिखूं, आर की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन, साइन थीटा की डायमेंशन, आर्क मोमेंट आर्म की डायमेंशन एल, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2, साइन थीटा डायमेंशन लेस है, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी -2। ये टॉर्क की डायमेंशन है। और टॉर्क के बारे में जो एक और, अगर हम टॉर्क को अप्लाइड देखें, टॉर्क है क्या चीज़, कहाँ अप्लाई होता है? अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को लिखूं, न्यूटन सेकंड लॉ इन केस ऑफ लीनियर मोशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी फोर्स बढ़ा देंगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ को अगर मैं एंगुलर मोशन में लिखूं तो वो होता है टॉर्क मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये न्यूटन सेकंड लॉ इन केस ऑफ एंगुलर मोशन है। जैसे एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, लीनियर एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है टॉर्क के ऊपर। जितना हम रोटेटिंग बॉडी में टॉर्क को बढ़ा देंगे उतना बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उतना बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली जल्दी होगी। यानी जैसे फोर्स को हम देखते हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया है, जैसे हम फोर्स के बारे में कहते हैं कि फोर्स लीनियर मोशन का इंतहाई फंडामेंटल वेरिएबल है, एंगुलर मोशन में टॉर्क एग्जैक्टली वही चीज़ है। हम फोर्स से ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम टॉर्क से थोड़ा खौफ खाते हैं क्योंकि हमने एंगुलर मोशन को इतना पढ़ा नहीं है। अब देखें, अगर मैं कहता हूं कि इफ़ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0, इसका मतलब है बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिखते हैं जो एंगुलर मोशन में होता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब है या तो बॉडी रेस्ट में पड़ा होगा या बॉडी की वेलोसिटी कभी भी तब्दील नहीं होगी जब तक उस बॉडी के ऊपर टॉर्क नहीं लगाएंगे। तो आज हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है और हमने एंगुलर मोशन की एक, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, एंगुलर मोशन के हमने एक बुनियादी टॉपिक को पढ़ा है। टॉर्क में आप इन चीज़ों को देखें, 2-3 इसमें टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ की है। पॉइंट ऑफ रोटेशन वो नुक्ता होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो नुक्ता होता है जहाँ पे फोर्स लगती है।
फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियानी फासले को मूवमेंट आर्म कहते हैं। और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, जिस पॉइंट पे वो बॉडी घूमता है, ये ओ एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट में से गुजरती हुई ऐसी लाइन जो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। अगर बॉडी इस प्लेन में घूमता है तो एक्सेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और पॉइंट ऑफ रोटेशन में से गुजरती हुई एक लाइन होगी, उसको बोल देते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एंगुलर मोशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं। फिर आप इसको ध्यान से पढ़ें, आप इसके एमसीक्यूज़ को देखें, इसके तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप को आप स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप क्वेश्चन पुट करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।